ठीक है बेटे, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इन डिटेल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि गैमेट्स जो है वो हैप्लॉइड सेल होते हैं। तो मेल के अंदर जो गैमेट्स बनेंगे वो टेस्टिस के अंदर बनेंगे और क्या होंगे, स्पर्म्स होंगे। और फीमेल के अंदर जो गैमेट्स बनेंगे वो किस में बनेंगे, ओवरीज में बनेंगे और क्या होंगे, ओवा होंगे। तो उसे गैमेटोजेनेसिस बोला है। देन द डिटेल अबाउट द reproductive cycle in human female which is known as the menstrual cycle. ठीक है, fertilization and implantation. Fertilization you must remember that it is the fusion of the male and female gametes, that is the fusion of the sperm with the ovum to form a diploid cell which is known as zygote. ठीक है बेटे, अब कहता है कि ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन के बाद भी बहुत सारे इवेंट होते हैं जिनको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। तो उसमें ब्लास्टोसिस्ट जो है वो लास्ट उसके अंदर स्टेज है कि ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। उससे पहले जाइगोट जो है वो बहुत सारी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में से पास होता है जिसमें अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। तो उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। देन हाउ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से होता है और अलग अलग सेल्स वाले एम्ब्रियो को क्या नाम दिया गया है वो सारा पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में आपको पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन पीरियड के बारे में बताया गया। ठीक है, व्हाट इज गिवन इन द इंट्रोडक्शन। ह्यूमंस जो है वो कैसे हैं नेचर में, विविपेरस है। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और विविपेरस है यानी दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स। वो अपने यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं, इसलिए उन्हें विविपेरस बोला गया है। अब वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो है उनकी लाइफ के अंदर बहुत सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इवेंट उसके अंदर है फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स हियर इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है बेटे, दैट इज स्पर्म्स इन केस ऑफ मेल्स एंड ओवम इन केस ऑफ फीमेल्स। ठीक है, मेल्स के केस में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होना है और फीमेल्स के केस में ओवा का फॉर्मेशन होना है जिसको हमने ओवम बोला है। फिर कहते हैं कि स्पर्म्स एंड ओवम जब अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स में बन जाते हैं देन ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, स्पर्म्स जो है उसे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर पास किया जाएगा जिसको बोला गया है इंसेमिनेशन। उसके बाद देखिए फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना है यानी स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होना है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्योंकि मेल गैमेट स्पर्म भी हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट जो है वो भी हैप्लॉइड है, ओवम यहाँ पर। तो दोनों के फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। ठीक है, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। अब वो कहता है कि ये जाइगोट जो है वो कई सारी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में से पास होता है। माइटोटिक डिवीजन होती है इसके अंदर काफी सारी और इन्हें क्लीवेज बोला गया है, सेट ऑफ दीज माइटोटिक डिवीजन्स। तो आफ्टर क्लीवेज डिवीजन्स लास्ट में क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बनता है जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट कि ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है और किस तरीके से ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अपने आप को यूट्रस की वॉल के साथ अटैच कर लेता है। तो यूट्रस की वॉल के साथ इसका अटैच होना जो है उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो कहते हैं कि इम्प्लांटेशन हो गया। अब वो एम्ब्रियो जो है उसके अंदर फर्दर काफी सारी जो है उसके अंदर स्टेजेस आती हैं, कई तरह के सेल्स बनते हैं, सेल्स का अरेंजमेंट होता है। तो ये पूरा का पूरा पीरियड जो है जिसमें एम्ब्रियो जो है काफी सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस में से पास होता है उसको यहाँ पे क्या बोला गया है, जेस्टेशन पीरियड बोला गया है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट इज डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जब एम्ब्रियो का अच्छे से डेवलप हो गया और एम्ब्रियो जो है वो फुली डेवलप फीटस बन जाता है तो फिर फुली डेवलप फीटस जो है अब बॉडी में 9 मंथ तक जो है उसका डेवलपमेंट होता रहता है और उसके बाद बॉडी जो है उसमें से फीटस जो है उसकी सक्सेसफुल डिलीवरी होती है और उसमें काफी सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं और इस प्रोसेस को पार्ट्यूरेशन कहा जाता है। ओके बेटे, केविन गुड मॉर्निंग। यस बेटा केविन गुड मॉर्निंग, कैसे हो? यस मैम, यस। हाँ जी मैम, ठीक है। ओके बेटे, ठीक है बेटे। उसके बाद वो कहते हैं कि सारे के सारे जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं
वो किस स्टेज के बाद स्टार्ट होते हैं ह्यूमन के अंदर? पुबर्टी की स्टेज के बाद स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो पुबर्टी की जो स्टेज है उसमें वो कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है, आने वाले रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के लिए तैयार करती है, यानी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी ग्रोथ होती है एंड साथ साथ बॉडी में खूब सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। और जब पुबर्टी की स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं। ठीक है बेटे, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में एक ही चीज आप अच्छे से याद रखेंगे कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो है उसमें गैमीट्स का डेवलपमेंट होना है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। ठीक, फिर देखिए एक चीज उसने खास बताई है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में एक रिमार्केबल डिफरेंस है। क्या है वो डिफरेंस? कि मेल्स जो है उसके अंदर स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, थ्रू आउट देयर एज जो है वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, अगर मेल्स जो है वो अपनी ओल्ड एज में भी चले जाते हैं तो अप टू देयर ओल्ड एज उनके अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, पर अगर वो कहते हैं कि विमेन्स की बात करेंगे तो विमेन्स जो है उनके अंदर अराउंड द एज ऑफ 50 इयर्स, 50 साल की एज के बाद उनके मेनोपॉज की स्टेज आ जाती है और उसके बाद उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो ओवम का फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक है बेटे, तो इसीलिए बोला जाता है कि मैन जो है वो हमेशा जवान रहते हैं जबकि विमेन्स जो है वो बूढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, आफ्टर 50 इयर्स देयर इज नो रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द बॉडी ऑफ द फीमेल। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स उसके अंदर सीज हो जाते हैं 50 इयर्स की एज के बाद और रिप्रोडक्टिव साइकिल्स बंद हो जाते हैं। इस स्टेज को मेनोपॉज कहा जाता है। और इसके बाद विमेन जो है उसकी बॉडी में काफी सारी रिमार्केबल चेंजेस आती हैं। ठीक है, ओल्ड एज में वो एंटर हो जाती है, बोन्स वगैरह भी उसकी कमजोर हो जाती है। लास्ट ईयर आपने 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, ऑस्टियोमाल्शिया जो डिजीज है उसे उसके अंदर देखी जाती है, बोन्स में से कैल्शियम का लॉस होने लगता है। जो अर्लियर बॉडी जो है वो हार्मोन से ऑब्टेन करती थी अब वो बोन्स में से लेने लगती है, तो हड्डियां काफी कमजोर हो जाती हैं वीमेन्स में। ठीक है बेटे, अब हम मेल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से मैंने डाले हुए हैं हाफ ईयरली एग्जाम में बीच बीच में से क्वेश्चंस। ठीक है, तो कहते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बॉडी में कहाँ पे लोकेटेड है? बॉडी में पेल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट है। क्या क्या चीजें प्रेजेंट है उसमें? तो वन पेयर उसके अंदर टेस्टिस का है, यानी कितने टेस्टिस हैं? 2 टेस्टिस हैं। इसके अलावा मेल के असेसरी डक्ट है। ठीक है, हमेशा याद रखिए डक्ट और ग्लैंड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डक्ट जो है वो स्पर्म्स को कैरी करके लेके जाएंगे जबकि ग्लैंड्स जो है वो केमिकल सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म्स के नरिशमेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि मेल के एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स हैं जिन्हें एक्सटर्नल जेनिटेलिया का नेम दिया गया है। तो उसमें देखिए टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट है? तो टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है, within a pouch like structure and that pouch like structure is known as scrotum। ठीक है, 10th क्लास में ही आपको बता दिया गया था कि स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस के प्रेजेंट होने का एक ही कारण होता है कि बॉडी जो है उसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर जो है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस हमेशा स्क्रोटम के अंदर टेम्परेचर कम रहता है। ठीक है, और बॉडी जो है उसके नॉर्मल टेम्परेचर के कंपैरिजन में ये लो टेम्परेचर जो है वो स्पर्म्स के मैचुरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो स्पर्म्स जो है वो आसानी से डेवलप हो पाते हैं। किस प्रोसेस से डेवलप होते हैं वो भी आपको मालूम है, स्पर्मेटोजेनेसिस से। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद वो कहते हैं कि टेस्टिस जो है इसकी डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो 2 पेयर ऑफ टेस्टिस हैं। कैसी शेप रखते हैं? ओवल शेप रखते हैं। लेंथ उसकी 4 to 5 सेंटीमीटर है और विड्थ जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, टेस्टिस के ऊपर एक डेंस कवरिंग जो है स्किन की प्रेजेंट होती है और हर एक टेस्टिस जो है उसके अंदर अगर स्टडी किया जाए तो उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है बेटे, each testis has how many compartments? 250 compartments and which are known as the testicular lobules। ठीक है, तो 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ देखिए डायग्राम के अंदर आपको मेल के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स यहाँ पे नजर आ रही हैं। ठीक है बेटे, सेमिनल वेसिकल्स आपको नजर आ रही हैं जो मेल के एसेसरी ग्लैंड्स हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड आपको नजर आ रहा है, देन वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड आपको नजर आ रहा है, वासा डिफरेंशिया नजर आ रही है which is a tube like structure। ठीक है, urethra is there, epididymis are slightly broad in nature। ठीक है, उसके बाद आपको टेस्टिस दिखाया गया है एंड स्क्रोटम दिखाया गया which is the covering of the testis, it is a pouch like a part। यहाँ पे देखिए इसका enlarged व्यू आपको दिखाया गया है।
तो सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये सारे जो हैं बाद में यूरेटस जो है उनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है बेटे, इसके अलावा आपको एब्डिडाइमस नजर आ रही है। टेस्टिस जो है उसकी ओपनिंग जो है उसको रीट टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर उन्होंने दिखाए हुए हैं। तो 250 कंपार्टमेंट है इस तरह के टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स जिन्हें कहती हैं, और हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर 2 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, पेनिस का सिर्फ एक ही काम है, दैट इज इंसेमिनेशन ऑफ द स्पर्म्स टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, आप डिटेल में उसके बाद स्टडी करते हैं। देखो हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर देखेंगे तो हमें 3 से ठीक है 4 तक हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नजर आते हैं। और हमेशा याद रखिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है बेटे, तो एक चीज याद रखनी है, टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं, उसके अंदर 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हाईली कॉइल्ड हैं, और उसके अंदर क्या बनेंगे, मेल गैमेट्स बनेंगे जिनको हम स्पर्म्स कहते हैं। अब कहते हैं कि हर एक सेमिनिफेरस का ट्यूब्यूल का अगर स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो 2 तरह के सेल्स जो हैं उसको कवर करके रखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। एक जो है उनको मेल जर्म सेल्स कहा गया है जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरे सेल्स जो हैं वो सर्टोली सेल्स है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स अलग अलग है। ठीक है बेटे, मेल जर्म सेल्स हैं तो नाम से ही पता लग रहा है कि मेल जर्म सेल्स हैं, तो फिर क्या प्रोड्यूस करेंगे, उन्होंने स्पर्मेटोगोनिया है तो इसका मतलब स्पर्म्स के मदर सेल हैं, उन्होंने स्पर्म्स बनाने हैं। और जब स्पर्म्स ने बन जाना है तो उसके बाद उन्हें नरिशमेंट की भी जरूरत पड़नी है, और नरिशमेंट उन्हें कहाँ से मिलेगी, तो सर्टोली सेल्स जो है वो उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो न्यूली बॉर्न जर्म सेल्स हैं उनको। तो देखो कहते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया जिनको हमने मेल जर्म सेल्स बोला है उसके अंदर काफी सारी मियोटिक डिविजन्स होंगी। ठीक है, तो काफी सारी मियोटिक डिविजन्स होने के बाद ये स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म मदर सेल्स हैं ये क्या बनाते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं। जबकि सर्टोली सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास ही प्रेजेंट है वो जर्म सेल्स जो है उनको क्या देती हैं, नरिशमेंट देती है। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर देखिए, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है उनके बाहर की तरफ जो खाली जगह है उसे इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोला गया है, और उसके अंदर काफी सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं और कुछ खास तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं जिनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। ठीक है, यहाँ से हमें 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, विच सेल्स आर नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, तो 2-3 ऑप्शंस उसमें दिए जा सकते हैं, सर्टोली सेल्स, लेडिक सेल्स, ठीक है, या मेल जर्म सेल्स। तो आंसर उसका होगा लेडिक सेल्स आर आल्सो नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल्स because they are present in the interstitial spaces of the seminiferous tubules. ओके बेटे, आप कहते हैं कि लेडिक सेल का फंक्शन क्या है, तो लेडिक सेल्स जो है वो टेस्टिकुलर हार्मोन्स जो है उनको सिक्रीट करता है। तो मेल के अंदर काफी सारे टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिनको कलेक्टिवली हम एंड्रोजेंस कहते हैं, और उसमें से मेल का प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है, वो आपको मालूम है। मेल का प्राइमरी सेक्स हार्मोन जो है उसको क्या कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, जो मेल के सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल लाइक करेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो जैसे एक मेल लाइक करेक्टर है कि मेल्स जो है उनका बिहेवियर जो है ठीक है बाय नेचर जो है फीमेल के कंपैरिजन में वो एग्रेसिव होंगे नेचर में। ठीक है, तो इस तरह से उनका एक बिहेवियरल करेक्टर है कि वो एग्रेसिव नेचर रखते होते हैं फीमेल के कंपैरिजन। तो ये सारे करेक्टर्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रेगुलेट करता है। जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा मेल के अंदर उतना ही ज्यादा मेल का नेचर एग्रेसिव नेचर होगा। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि इसके अलावा मेल की इम्यूनिटी से रिलेटेड भी काफी सारे सेल्स जो हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में पाए जाते हैं। ठीक है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली द एंड्रोजेंस but there are so many competent cells which are related with immunity in male that are present in the interstitial spaces too. ओके बेटे, अब देखो मेल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट पार्ट है मेल के सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, डक्ट सॉरी, तो डक्ट से हमेशा याद रखेंगे कि डक्ट जो है उन्होंने क्या करना है, मेल गैमेट्स को लेके जाना है, यानी वो ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म्स का। तो उसके अंदर वो कहता है कि मेल की एक्सेसरी डक्ट जो है उसके अंदर रीट टेस्टिस आ जाता है जो कि ओपनिंग है टेस्टिस की। ठीक है बेटे, वासा अफ्रेंशिया आ जाती है जिसको वास एफ्रेंशिया भी कहते हैं,
एब्डिडाइमस आ जाती है, थोड़ी सी ब्रॉडर ट्यूब होती है। देन वास डिफरेंस आ जाती है, या वासा डिफरेंशिया भी उसे कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स थे, और टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर सामनिफेरस ट्यूब्यूल थी। अब वो कहता है कि ये सामनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, क्योंकि उसके अंदर क्या बन रहे हैं, स्पर्म्स बन रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल से, तो ये सामनिफेरस ट्यूब्यूल जो है टेस्टिस की, ये फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होती है, और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को वासा अफ्रेंशिया बोला गया है। ठीक है, जिस ओपनिंग के जरिए ओपन होती है उसको रीट टेस्टिस बोला गया है। तो हमेशा याद रखिए कि रीट टेस्टिस जो है वो टेस्टिस की ओपनिंग है वासा अफ्रेंशिया के अंदर, विच इज अ नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है बेटे, अब वो कहता है कि टेस्टिस जो है उसमें से फिर जो वासा अफ्रेंशिया है वो आगे जाके कि एक ब्रॉडर ट्यूब के अंदर एंटर होती है, एंड दैट ब्रॉडर ट्यूब इज नोन एज एब्डिडाइमस। ठीक है, तो एब्डिडाइमस जो है वो टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस के आसपास प्रेजेंट होती है, और एब्डिडाइमस जो है वो वासा अफ्रेंशिया के कंपैरिजन में थोड़ी सी ब्रॉड होती है। ठीक है, तो एब्डिडाइमस आगे जाके फिर एक और ट्यूब के अंदर ओपन होती है, नैरो ट्यूब में, जिसको वास डिफरेंस बोला गया है, और ये वास डिफरेंस जो है वो एब्डोमिनल पार्ट के अंदर आगे एक्सटेंड करती है, बढ़ती रहती है, और उसके बाद इसकी लूपिंग हो जाती है किसके ऊपर जाकर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। ठीक है, तो वास डिफरेंस जो है वो फाइनली स्पर्म स्ट्रैंड को लेकर जाती है, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर इट अरेंज्ड इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ लूप। अब वो कहता है कि इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें वास डिफरेंस जो है वो तो स्पर्म्स लेके पहुंची है, पर साइड बाय साइड यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें मेल की एसेसरी ग्लैंड्स की भी ओपनिंग है। ठीक है, तो सेमिनल वेसाइकल्स यहाँ पर वन पेयर ऑफ सेमिनल वेसाइकल मेल के अंदर प्रेजेंट है, तो ये डक्ट्स जो भी केमिकल सिक्रेशन लेकर आएंगे वो भी यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर से आगे यूरिथ्रा में ओपन होता है विद द हेल्प ऑफ एन ओपनिंग, एंड दैट इज नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो सेमिनल वेसाइकल्स की ओपनिंग है यूरिथ्रा के अंदर। फिर वो कहता है कि स्पर्म्स जो है वो कुछ टाइम तक, ठीक है, किसमें स्टोर रहेंगे, इन डक्ट्स के अंदर स्टोर रहते हैं, और उसके बाद वो कहता है कि यूरिथ्रा जो है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जो है उसी की आगे ओपनिंग है, तो उसके जरिए वो स्पर्म्स जो है वो एक्सटीरियर की तरफ पास आउट हो जाते हैं। एंड इसके अलावा वो कहता है कि देखो यहाँ पे द यूरिथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग व्हिच इज नोन एज यूरिथ्रल मीटस। ठीक है, यूरिथ्रल मीटस जो है वो यूरिथ्रा की ओपनिंग है, जिसके जरिए जब मेल जो है उसने अपना यूरिन एक्सक्रीट आउट करना है, तो यूरिन के साथ साथ जो है उसमें स्पर्म्स जो है वो भी रिलीज होते हैं, इसीलिए मेल जो है जब भी अपना यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं तो उनकी एक करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। ठीक है बेटे, तो इस तरह की ऑर्डर जो है वो फीमेल यूरिन के दौरान आपको नहीं पता लगेगी, मेल यूरिन जो है उसकी एक करेक्टरिस्टिक ऑर्डर इसलिए होती है क्योंकि यूरिन में स्पर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट बेटे, उसके बाद उसने हमें बताया है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। तो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स नजर आते हैं। ठीक है, पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और वो कहते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस फॉर द पर्पस ऑफ इंसेमिनेशन। व्हाट इज इंसेमिनेशन? इंसेमिनेशन इज द transfer of the sperms into the female genital tract through the male reproductive organ called penis. ठीक है, large end of the penis is covered by a loose fold of skin and that is known as a foreskin. ठीक है, यहाँ डायग्राम के अंदर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो उसमें आपको बताया गया है कि there is a loose fold of skin present over the penis and that is known as a foreskin. ठीक है, glans penis it is known as. Then urethra is visible to you, और आपको बताया था कि उसमें यूरिन के साथ साथ स्पर्म्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। कुछ एडिशनल नेम यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको, सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो कुछ उसके बाद वो कहते हैं कि फैटी लेयर्स प्रेजेंट होती है सर्टेन टिश्यूज की। ठीक है, तो उनके यहाँ पे नाम दिए गए हैं, कोरोना, कॉर्पस स्पेंजिसम एंड कॉर्पस कैवरोसा। ठीक है, ये बीएससी के अंदर आप पढ़ेंगे, अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए मेल के एसेसरी ग्लैंड आपको बताए गए हैं। तो मेल के एसेसरी ग्लैंड वो हैं जो केमिकल सिक्रीशन करते हैं। ठीक है बेटे, फ्रक्टोज शुगर्स वगैरह में ये रिच रहेंगे इनके केमिकल सिक्रीशन। तो याद रखिए कि मेल के एसेसरी ग्लैंड्स जो है उसमें वन पेयर सेमिनल वेसाइकल्स कहा जाता है, वन पेयर ही प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है,
और इसके अलावा 1 पेयर वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड्स कहा जाता है। तो 3 है मेल के एक्सेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है बेटे, सभी जो है उनका कंबाइंड सिक्रीशन जो है उसको सेमिनल प्लाज्मा बोला जाता है। ये थिक विस्कस व्हाइट कलर सब्सटेंस होता है और ये फ्रक्टोज में रिच होता है। ठीक है, काफी ज्यादा अमाउंट में इसमें फ्रक्टोज होती है, कैल्शियम होता है और इसके अलावा कुछ खास तरह के एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटे, ये एंजाइम्स जो है वो इजीली स्पर्म्स जो है उसका पाथ जो है उसको इजी बनाते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। और ये माना जाता है कि ये एंजाइम फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है जिसकी वजह से स्पर्म्स की किलिंग हो सकती है उससे न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो व्हेन सीमन इज इंसर्टेड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, then what happens, these enzymes they produce certain specific type of secretions and that nutrify the acidic environment that is present in the female genital tract. ठीक है, तो हायर क्लासेस में आपको नाम भी बताए जाएंगे कि कौन से एंजाइम है। फिलहाल आप 3 चीजें याद रखिए, एक तो उसमें फ्रक्टोज होगा, एक उसमें कैल्शियम होगा और एक उसमें एंजाइम्स होंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि एंजाइम का फंक्शन क्या है तो आपने याद रखना है कि जब स्पर्म्स जो है वो फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं तो उन्हें एसिडिक एनवायरनमेंट फेस करना पड़ता है जिससे उनकी डेथ हो सकती है और उस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रीफाई करते हैं ये वाले एंजाइम्स। ठीक है बेटे, फिर कहता है कि वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड का क्या फंक्शन है। तो वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो खास तरह की सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है जिससे पेनिस जो है उसकी लुब्रिकेशन होती है। ठीक है, पेनिस कैन इजीली इंसर्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो इजीली जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो पाती है, उसका यहाँ पर जो है सिक्रीशन हो मतलब इजीली जो है वो मूव कर पाती है बॉडी। ठीक है बेटे, यहाँ तक मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक किसी स्टूडेंट को? इजी है। ठीक है, ये चैप्टर मैंने इसलिए चुना था क्योंकि इस चैप्टर को किए हुए हमें काफी टाइम हो गया है और इसमें से काफी क्वेश्चन हमने डाले हैं हाफ ईयरली में। तो एक बार फिर से आपके, हाँ जी बेटे बोलिए निधि। यस बेटे निधि। मैम एंजाइम्स का फंक्शन दोबारा बताना। एंजाइम्स का बेटे, फंक्शन दोबारा एंजाइम्स का बताना। हाँ जी, उस आपने ये याद रखना है कि जब स्पर्म्स जो होते हैं, जब सीमन जो है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है फीमेल की, तो उस समय जो स्पर्म्स होते हैं जब वो फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं तो वेजाइनल जो ओपनिंग है वहां से वो एंटर करते हैं तो उन्हें एसिडिक एनवायरनमेंट फेस करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि फीमेल बॉडी स्पर्म्स को अलाउ नहीं करती, काफी ज्यादा एसिडिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है जिससे उनका स्पर्म्स की डेथ हो सकती है। तो इसलिए ये वाले जो एंजाइम सीमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये उस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रीफाई करते हैं और उसकी वजह से इजीली स्पर्म्स एंटर कर पाते हैं और आगे मूव कर पाते हैं। ठीक है बेटे, तो ये चीज आप याद रखेंगे। और कोई डाउट तो नहीं है बेटा? सब ठीक है? नो मैम। यस मैम। ओके बेटे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर है अब हम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम यहाँ पे नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे फीमेल के एक्सेसरी डक्ट, इसके अलावा फीमेल जेनिटेलिया आपको नजर आ रही है और कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। देखो यूट्रस का स्ट्रक्चर, ठीक है, इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होता है यूट्रस का। इसके अलावा आपको ठीक है ओपनिंग नजर आ रही है जिसको सर्विक्स बोला गया है, वेजाइना, वेजाइनल पाथ, सर्विक्स की ओपनिंग सर्वाइकल कैनाल होती है, वेजाइना की ओपनिंग वेजाइनल ओपनिंग होती है, दोनों मिलकर बर्थ कैनाल फॉर्म करती है। ठीक है, और इसके अलावा क्लिटोरिस आपको नजर आ रहे हैं और इसके फीमेल की जेनिटेलिया नजर आ रहे हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेवियम माइनोरा माइजोरा, ये आपने सुनी हुई है। ठीक है, यूट्रस ट्यूब आपको नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए ओवरी जो है उसके कुछ स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, इनफंडिबुलम वगैरह। ठीक है, ये आगे जाके किस तरह से यूट्रस के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो उसके बाद आपको ये बताया गया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह ही पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, क्या क्या चीजें आ जाती हैं? 1 पेयर ऑफ ओवरीज आ जाती हैं इसके अंदर, 1 पेयर ही ओविडक्ट के आ जाते हैं, मतलब हर एक ओवरी में से एक ओविडक्ट अराइज हो रहा है। ठीक है बेटे, दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई ओविडक्ट का सेकंड नेम क्या है तो आपको मालूम है ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यूट्रस नजर आएगा। ये माना जाता है कि फीमेल की एब्डोमिनल बॉडी का 1/3 पार्ट जो है वो अकेला यूट्रस के द्वारा ऑक्युपाइड है।
ठीक है। तो काफी सारा हिस्सा फीमेल की एब्डोमिनल बॉडी में सिर्फ यूट्रस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ये। उसके बाद सर्विक्स आपको नजर आती है, देन वेजाइना। ठीक है, सर्विक्स एंड वेजाइना के बाद उसके अलावा कहते हैं कि फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं, प्लस इसके साथ मेमोरी ग्लैंड्स, 1 पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स फीमेल में प्रेजेंट है, क्योंकि मैमल्स के अंदर ह्यूमंस आ जाती हैं तो मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर जो है फीमेल के अंदर कौन कौन से इवेंट्स को कंट्रोल करती हैं। तो नंबर 1 ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ द ओवम। ठीक है, तो पर मंथ ओवरी ने एक ओवम जो है वो प्रोड्यूस करना है। ठीक है बेटे, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद कहता है कि ओवम जो है जब वो फर्टिलाइजिंग साइट पे पहुंच जाता है, अगर सिंक्रोनियस मीटिंग होती है स्पर्म के साथ तो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और इवेंट्स होंगे, वो भी आपको मालूम है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि फर्टिलाइज्ड ओवम का अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो फिर प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, और उसके बाद प्रेगनेंसी की स्टेजेस कंप्लीट हो जाती है, एम्ब्रियो का फुल डेवलप हो जाता है, फुली डेवलप फीटस बन जाता है, तो फिर उसके बाद उसका बर्थ होता है, और बर्थ के बाद भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद भी चाइल्ड केयर से रिलेटेड एक्टिविटीज बॉडी के अंदर होती हैं, तो मेमोरी ग्लैंड्स का एक्टिवेशन होता है आफ्टर बर्थ। ठीक है बेटे, हमेशा याद रखिए कभी भी मेमोरी ग्लैंड्स बर्थ से पहले एक्टिवेट नहीं होंगे। बर्थ जो है इन्फेंट का होने के बाद ही मेमोरी ग्लैंड्स की फंक्शनिंग स्टार्ट होती है। इवन वो कहते हैं कि बर्थ के बाद जो न्यूली बॉर्न फीटस है, इन्फेंट जिसे आप कहते हैं, वो फीटस जो है अगर अपनी मदर की बॉडी को टच करता है तो उसके मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और वो मिल्क सिक्रीशन करने लगते हैं। तो कुछ केसेस में न्यू बॉर्न बेबी जो है उसको मिल्क जो है अगर मेमोरी ग्लैंड सिक्रीट नहीं करते हैं तो उस केस में मदर जो है उसकी बॉडी के साथ टच किया जाता है, इट इज अ काइंड ऑफ स्टिमुलस। ठीक है बेटे, ओवरीज की अगर हम बात करें तो फीमेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो है उनको ओवरीज बोला गया है, 1 पेयर है ओवरीज का, और फीमेल गैमेट बनाएंगे ये जिन्हें ओवम बोला गया है। और इसके अलावा काफी सारे स्टीरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, स्टीरॉइड हार्मोन इसलिए बोला है क्योंकि फैट रिच हार्मोन्स होते हैं ये, इन्हें ओवरियन हार्मोन्स कहा जाता है। तो इसके अंदर चीफ ओवरियन हार्मोन्स जो है वो ईस्ट्रोजन है, पर इसके अलावा प्रेगनेंसी के स्टेजेस के दौरान खूब सारे और हार्मोन्स नजर आएंगे। और प्रेगनेंसी के अंदर एक हार्मोन खास होता है फीमेल बॉडी में जिसे प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। हमेशा याद रखिए कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिर्फ प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर ही नजर आएगा, नॉर्मल वीमेन के अंदर जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं होगा। ठीक है बेटे, ओवरीज की अगर हम बात करें तो लोअर एब्डोमिनल पार्ट में दोनों तरफ एक एक ओवरी प्रेजेंट है। लेंथ कितनी है ओवरी की, 2 से 4 सेंटीमीटर है, और पेल्विक वॉल के साथ ओवरीज अटैच होती हैं। ठीक है, एंड यूट्रस के साथ किसके हेल्प से अटैच होती हैं, लिगामेंट्स की हेल्प से अटैच होती हैं। ठीक है बेटे, लिगामेंट्स जो है वो बोन्स को बोन से कनेक्ट करती हैं। अब कहते हैं कि ओवरी के अकेले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ओवरी जो है वो कवर्ड है एक थिन एपिथेलियल लेयर के जरिए, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको ओवरियन स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है बेटे, फिर से सुनेंगे, ओवरी जो है इट इज सराउंडेड बाय अ थिन एपिथेलियल लेयर आउटसाइड, and what is present inside the ovary, a fluid like substance is present which is known as ovarian stroma. अब कहते हैं कि स्ट्रोमा जो है वो भी 2 तरीके से अरेंज्ड है। स्ट्रोमा का वो वाला पार्ट जो ओवरी की एपिथेलियल लेयर के पास है यानी पेरिफेरी पे प्रेजेंट है उसको पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोला गया है, और जो अंदर की तरफ यानी सेंटर में प्रेजेंट है उसको इनर मेडुला बोला गया है। ठीक है बेटे, तो आउटर लेयर जो है वो थिन एपिथेलियल लेयर है, सेंटर में स्ट्रोमा प्रेजेंट है। स्ट्रोमा के 2 भाग हो गए हैं यहाँ पर, जो पेरिफेरी यानी बाउंड्री पे प्रेजेंट है वो पेरिफेरल कॉर्टेक्स है, और जो सेंटर में प्रेजेंट है उसको इनर मेडुला बोला है। ठीक है बेटे, अब ओविडक्ट की बात करेंगे तो ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस और वेजाइना ये सारे मिलकर फीमेल की एक्सेसरी डक्ट को फॉर्म करते हैं। तो अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट नेम यू कैन लिस्ट द नेम ऑफ द फीमेल एक्सेसरी डक्ट, तो यू मस्ट रिमेंबर कि उसमें ओविडक्ट आ जाएंगे, यूट्रस आ जाएगा और वेजाइना आ जाएगा। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब की अगर बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर जो है ये लॉन्ग होती है, और हर एक ओवरी जो है उसमें से स्टार्ट होकर ये किसको ज्वाइन करती है, यूट्रस को ज्वाइन करती है। ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि ओवरी के सबसे पास वाला जो पार्ट होता है ओविडक्ट का वो फनल शेप है और उसको इनफंडिबुलम बोला गया है। ठीक है, तो डायग्राम के अंदर आपने देखा हुआ है इनफंडिबुलम जो है उसमें काफी सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं
जिनको फिम्ब्राई बोला जाता है, और ये फिम्ब्राई क्या कलेक्ट करती है ओवरी में से, ओवम कलेक्ट करती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन. व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ ओवम पर मंथ. ठीक है, ओवरी जो है, दोनों ओवरीज में से एक ओवरी जो पर मंथ 1 ओवम प्रोड्यूस करती है. फिर कहता है कि इनफंडिबुलम जो है उस आगे जाके एक वाइडर पार्ट के अंदर ओपन होता है ओविडक्ट के, जिसको एम्पुला बोला गया है. ठीक है, और लास्ट पार्ट जो है एम्पुला से आगे वाला जो पार्ट है उसको थाइमस बोला गया है, जो एक नैरो ल्यूमन की फॉर्म में होता है, और ये पार्ट जो है वो यूट्रस से कनेक्टेड होता है. तो याद रखिए ओवरी जो है उससे नेक्स्ट इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम से नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर एम्पुला है, और एम्पुला से आगे एस्थाइमस है, और एस्थाइमस और एम्पुलरी जंक्शन जहाँ पे एम्पुला और एस्थाइमस जुड़ते हैं, ठीक है बेटे, उसे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. यानी उस जगह पे फर्टिलाइजेशन होती है अगर सिंक्रोनियस मीटिंग हो स्पर्म की ओवम के साथ, पर अगर सिंक्रोनियस मीटिंग नहीं होती है तो उस केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होती. यहाँ पे देखो मैंने एक अलग से हेडिंग यूट्रस की बनाई है सिर्फ, क्योंकि इसके काफी सारे पॉइंट हैं. तो यूट्रस जो है इसको बूम भी बोला गया है, और यूट्रस का स्ट्रक्चर कैसा है? इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और लिगामेंट्स की हेल्प से ये अटैच होता है पेल्विक वॉल के साथ. ठीक है बेटे, यूट्रस जो है उसका किसके अंदर ओपन होना है? वेजाइना के अंदर ओपन होना है, और किसकी हेल्प से वो ओपन होता है? तो एक नैरो ओपनिंग होती है जिसको यहाँ पे सर्विक्स बोला गया है. तो याद रखिए कि यूट्रस जो है वो वेजाइना में ओपन होता है विद द हेल्प ऑफ सर्विक्स. ठीक है, फिर कैविटी है सर्विक्स की, उसको सर्वाइकल कैनाल बोला गया है, और सर्वाइकल कैनाल जो है वो वेजाइना के साथ मिलकर आगे जाके बर्थ कैनाल जो है उसको फॉर्म करती है. ठीक है बेटे, एक क्वेश्चन हमें इस पैराग्राफ से आ जाएगा यूट्रस की तीनों वॉल लेयर्स के बारे में. तो आपने याद रखना है कि आउटर वॉल लेयर जो है यूट्रस की वो थिन होती है, एक्सटर्नल लेयर है ये, इसको पेरीमीट्रियम बोला गया है. मिडल लेयर जो है वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई है, मायोमेट्रियम इसे बोला गया है. ठीक है, सब बच्चे सोच रहे होंगे स्मूथ मसल्स यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है, तो आपको याद होना चाहिए कि मायोमेट्रियम जो है उसने यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शंस करनी है जब फीटस की डिलीवरी होनी है, इसीलिए यहाँ पे स्मूथ मसल प्रेजेंट है. ठीक है, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो ग्लैंडुलर होती है, जैसे प्लांट्स में भी सबसे अंदर वाली लेयर टैपिटम थी और वो ग्लैंडुलर थी. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी इनर मोस्ट लेयर ग्लैंडुलर लेयर है, उसको एंडोमेट्रियम बोला गया है. ठीक है, तो एंडोमेट्रियम जो है उसने जो है आगे, ठीक है, यूट्रस जो है उसकी कैविटी को ये लेयर लाइन करती है. और एंडोमेट्रियम की एक खास बात ये है कि जितने भी साइक्लिक चेंजेस होनी है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये एंडोमेट्रियम लेयर में होनी है, जबकि मायोमेट्रियम लेयर जो है वो डिलीवरी करेगी बेबी की, या इस दौरान इसके अंदर जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होने हैं तो स्ट्रॉन्ग यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है. ठीक है बेटे, तो इसके अलावा कहते हैं कि पेरीमेट्रियम बची है, बस पेरीमेट्रियम आउटरमोस्ट लेयर थी, तो ये फैट कुशन लाइक लेयर होती है और ये प्रोटेक्शन का काम करती है. तो 2 लेयर्स के आपको फंक्शन पूछे जा सकते हैं, मायोमेट्रियम के और एंडोमेट्रियम के. तो मायोमेट्रियम का फंक्शन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस का है, और एंडोमेट्रियम का फंक्शन जो है यहाँ पर वो ये है कि उसने जितने भी तरह के साइक्लिक चेंजेस होनी है रिप्रोडक्टिव साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो सारी यहाँ पर होनी है, ग्लैंड की तरह भी उसने बिहेव करना है. ठीक है बेटे, डायग्राम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, देखो डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पर यूट्रस जो है उसके अपर मोस्ट कवरिंग जो है वो कुशन लाइक होती है, उसे यूट्रिन फंडस बोला जाता है. यहाँ पे देखिए आपको यूट्रस जो है वो नजर आ रहा है, फिर आपको सर्वाइकल कैनाल नजर आ रही है विच इज द ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स. आपको लिगामेंट्स नजर आ रही हैं जिसकी हेल्प से ओवरीज जो है वो पेल्विक वॉल के साथ प्लस यूट्रस के साथ अटैच्ड है. इनर मोस्ट लेयर यूट्रस की एंडोमेट्रियम आपको नजर आ रही है. ठीक है बेटे, उसके बाद आपको मिडल लेयर नजर आ रही है मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाली लेयर नजर आ रही है आपको पेरीमेट्रियम. फिर आपको वेजाइना नजर आ रही है, वेजाइना और सर्वाइकल ओपनिंग प्लस वेजाइनल ओपनिंग बर्थ कैनाल फॉर्म करेगी, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. ठीक है, ओविडक्ट का अनदर नेम है फैलोपियन ट्यूब्स. तो यहाँ पे देखो ओवरी में से ओविडक्ट अराइज हो रही हैं, सबसे पहले इनफंडिबुलम, देन एम्पुला, देन थाइमस, थाइमस यूट्रस को ज्वाइन करता है. ठीक है बेटे, तो इस तरीके से यहाँ तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा हो गया. इसके आगे हम स्टडी करेंगे इसके बाद. ठीक है, ये चैप्टर काफी पुराना हो गया था तो इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे. मैं